हेलो एवरीवन। इनकम टैक्स पेपर के चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी के ई लेक्चर की सीरीज में आज मेरा फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड की जाती है, उसका कंप्यूटेशन कैसे तैयार किया जाता है। साथ ही हमने बात करी थी कि बेसिक सैलरी अलाउंसेस वगैरह क्या होते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी क्या होता है और उसमें कौन कौन सी इनकम इंक्लूड की जाती है। और मैंने अर्न लीव, लीव एनकेसमेंट, अर्जित अवकाश के बारे में भी बताया था। इसी के कंटिन्यूएशन में हम आज बात करते हैं ग्रेच्युटी के बारे में कि ग्रेच्युटी होता क्या है, उसकी एग्जम्पशन किसको मिलती है और कैसे मिलती है, कितने अमाउंट की मिलती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेच्युटी क्या होती है। ग्रेच्युटी इज द monetary amount which is payable to the employee of an organization under the Payment of Gratuity Act 1972। ग्रेच्युटी वो मॉनेटरी अमाउंट है जो कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर में दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? दिस इज मेनली पेड टू द एम्प्लॉय एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर हिज और हर सर्विस टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में दिया जाता है। जो भी एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वह अपने कर्मचारी को उसकी सेवा काल के दौरान, सर्विस पीरियड के दौरान जो भी सर्विसेज दी गई हैं उनकी सेवाओं के बदले एक पारितोषिक के रूप में उसके रिटायरमेंट पे दिया जाता है। उसको ग्रेच्युटी कहा जाता है। अब ग्रेच्युटी के हेड में कितने अमाउंट की ग्रेच्युटी का उसका एग्जम्पशन मिलेगा ये बताया गया है सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो मैं एग्जम्पशन किस किस को कितना मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय। यहाँ जो गवर्नमेंट की बात करी गई है वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के वो एम्प्लॉय एंड लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉय जिनको रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो वो अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। ये ध्यान रखना, केवल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज के लिए ही जो ग्रेच्युटी का अमाउंट होगा जो रिटायरमेंट में मिल रहा है उनको वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। सेकंड आता है ग्रेच्युटी इन केस ऑफ एम्प्लॉयज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ऐसे एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी का पेमेंट जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर होते हैं उनको कितना एग्जम्पशन मिलेगा। इसके लिए हमें 3 मॉनेटरी लिमिट दे रखी है। इन तीनों अमाउंट में से जो अमाउंट सबसे कम होगा उतने अमाउंट का उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा और बाकी का अमाउंट के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कौन कौन से एम्प्लॉय आते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि इसका एग्जम्पशन का अमाउंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअल ग्रेच्युटी कितनी उसको मिल रही है। सेकंड आता है मैक्सिमम 20 लाख। कोई भी जो होगा उसको ग्रेच्युटी का एग्जम्पशन जो मिलेगा वो मैक्सिमम 20 लाख का ही मिल सकता है। थर्ड जो है ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, उसको याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि ये कितना एग्जम्पशन उसको मिलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे सैलरी लास्ट ड्रॉन। इसका मतलब है जब वो रिटायरमेंट हो रहा है उसका तो उस टाइम उसको कितनी सैलरी मिल रही है, लास्ट मंथ की सैलरी इंटू 15/26। 15 हो गए हाफ मंथ और 26 यहाँ पे एक मंथ में वर्किंग डेज लिए गए हैं। और 7/26 फॉर सीजनल फैक्ट्रीज। अगर कोई सीजनल फैक्ट्री है केवल सीजन में ही काम करती है बाकी टाइम बंद रहती है, ऐसे केस में 7/26 को काम में लिया जाएगा, अदरवाइज 15/26 को ही काम में लिया जाएगा। इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेंगे और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर कंप्लीटेड ईयर तो यूं क्यों ले लिया जाएगा, और अगर मंथ्स में भी आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो उसको एक कंप्लीट ईयर मान लिया जाएगा और 6 ईयर से कम है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी ने 25 ईयर्स एंड 10 मंथ्स काम किया है तो उसकी जो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस माने जाएंगे 26 ईयर्स माने जाएंगे। अगर उसने 25 ईयर्स एंड 5 मंथ्स काम किया है तो केवल उसको 25 ईयर्स ही लिया जाएगा। तो इन तीनों अमाउंट में जो भी अमाउंट सबसे कम होगा उस उतने अमाउंट को एग्जम्पशन मिल जाएगा और बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। जो यहाँ सैलरी की बात की जा रही है, सैलरी लास्ट ड्रॉन की बात की जा रही है, ये सैलरी का यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए एंटायर। जो भी उसको डीए मिल रहा है वो डीए और वो बेसिक दोनों को मिला के जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे सैलरी माना जाएगा।
अब एक ऑप्शन और आता है कि लास्ट ग्रेचुटी इन रेस्पेक्ट टू अदर एम्प्लॉइज। एक तो हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय, दूसरे हो गए वो एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर हो रहे हैं, और थर्ड होते हैं इनके अलावा जो बचे हुए एम्प्लॉय हैं, मतलब वो ना तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में इंक्लूड हो रहे हैं, ना ही वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो ऐसे एम्प्लॉय के लिए उसको ग्रेचुटी अमाउंट का कितना एग्जम्पशन मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी हमें 3 मॉनेटरी लिमिट दी गई है। इन तीनों अमाउंट में जो भी सबसे कम अमाउंट होगा उसको उसको उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा, और बाकी का अमाउंट उसके हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है एक्चुअल ग्रेच्युटी, कितना उसको ग्रेच्युटी मिली है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम, वही 20 लाख का अमाउंट हो गया। तो थर्ड देखना है, थर्ड उससे जो ऊपर वाले बात करते हैं उससे थोड़ा अलग है। इसमें आ रहा है सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू 15/30। ऊपर बात कर रहे थे 15/26 और यहाँ बात कर रहे हैं 15/30। ये जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है और याद भी रखना है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले जो जिसमें जो पेमेंट और ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो रहे थे उन एम्प्लॉयज के लिए तो क्या था कि एक मंथ में केवल 26 डेज ही माने जा रहे थे। लेकिन अगर ऐसे एम्प्लॉय जो पेमेंट और ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर भी नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी नहीं है, उनके लिए लिया जाएगा 15/30। इसको 1/2 भी मान सकते हैं। हाफ मंथ की सैलरी ली जाएगी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये भी बात ध्यान रखना है, वहां पे तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में क्या था, अगर फ्रैक्शन में 6 मंथ से ऊपर आ रहा है तो उसको एक कंप्लीट ईयर मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें फ्रैक्शन को कंप्लीटली इग्नोर करना है, केवल कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है। इग्नोर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को इंक्लूड करना है। ओनली कंप्लीटेड ईयर टू बी टेकन, केवल आपको कंप्लीटेड ईयर लेने हैं। इवन मोर देन 6 मंथ नॉट टू बी कंसिडर, चाहे 6 मंथ से ज्यादा ही क्यों ना हो आपके, उसको कंप्लीट ईयर नहीं मानना है। सिंपली जो कंप्लीटेड ईयर है उन्हीं को माना जाएगा। मान लीजिए कि इसने 25 ईयर्स एंड 10 मंथ काम किया है, उसके बाद रिटायर हो रहा है, तो उसके कंप्लीटेड ईयर ऑफ मंथ कितने, कंप्लीटेड ईयर कितने माने जाएंगे, केवल 25 ईयर्स ही माने जाएंगे और 10 मंथ्स को फुल्ली इग्नोर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है, वो एम्प्लॉय जो पेमेंट और ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो रहे हैं, साथ ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, उन एम्प्लॉयज के लिए सैलरी की बात की जा रही है। यहाँ पे सैलरी का मतलब होगा बेसिक प्लस डीए। डीए कब लेना है, इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइडेड। अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो दिया गया, यदि सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना हेतु उसको वेतन माना गया है तो ही डीए को लेना है। ये क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगी ये चीज। साथ ही कमीशन भी लिया जाएगा इफ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज और टर्नओवर। अगर टर्नओवर के फिक्स परसेंटेज के रूप में वेट के ऊपर बेस है तो कमीशन को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 3 टाइप के हमें एम्प्लॉय दिए गए हैं और तीनों टाइप के एम्प्लॉयज के लिए हमें बताया गया है कि ग्रेच्युटी कितने अमाउंट का उनको एग्जम्पशन मिलेगा। सबसे पहले देखा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे या फिर लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हैं, उनको रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। सेकंड आते हैं जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर होते हैं, उनके लिए हमें 3 लिमिट्स दे रखी हैं। उन तीनों अमाउंट में से जो भी सबसे कम लोअर अमाउंट होगा उसका उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा और बाकी का अमाउंट के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसमें था सबसे पहले एक्चुअल, दोनों में दो तो सेम रहेंगी। एक्चुअल अमाउंट जो ग्रेच्युटी का मिल रहा है और 20 लाख मैक्सिमम लिमिट है ग्रेच्युटी की 20 लाख, चाहे उसको प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिल रहा हो चाहे फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिल रहा हो चाहे उसको बीच में मिला हो, जो भी पूरा ग्रेच्युटी का अमाउंट है उसको अपनी सर्विस में 20 लाख का ही एग्जम्पशन मिल सकता है। और थर्ड क्या था, सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसमें सैलरी लास्ट ड्रॉन का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डी। डी पूरा लेना है, एंटायर लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो डीए जो है वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से प्रोवाइडेड है या नहीं है। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में भी ध्यान रखना है, दोनों में ये अंतर है। इसमें अगर 6 मंथ से ज्यादा है फ्रैक्शन तो उसको एक कंप्लीट ईयर मान लिया जाएगा और 6 मंथ से कम है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब लास्ट लास्ट वो एम्प्लॉय आते हैं जो ना तो पेमेंट और ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर होते हैं, ना ही वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इनके लिए भी 2 लिमिट तो सेम रहेगी, एक्चुअल अमाउंट और 20 लाख वाली, और लास्ट लिमिट में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि है सैलरी लास्ट ड्रॉन। यहाँ पे सैलरी का मतलब है जो बेसिक सैलरी बेसिक है वो प्लस डीए। डीए कब लेना है, इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइडेड, जो कि सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना हेतु वेतन माना गया है, वो ही डीए लेना है केवल। और कमीशन लेना है अगर कमीशन जो टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज के ऊपर बेस है तो कमीशन भी लेना है। तो सैलरी लास्ट ड्रॉन लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 15/30 यानी 1/2 से इसको
मल्टीप्लाई करना है और इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है, जो भी फ्रैक्शन आ रहे हैं, मंथ्स आ रहे हैं, उन सबको यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है, अगर अगर कोई एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर हो रहा है और वो सीजनल बिजनेस है, सीजनल फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ 15 की जगह लेना है हमें 7/26। और कंप्लीटेड ईयर की जो यहाँ बात की जा रही है, उस सीजनल फैक्ट्री के केस में कंप्लीटेड ईयर की जगह हमें लेना है उसका सीजन, प्रत्येक सीजन, एवरी सीजन के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे हमने लिया सेवा के प्रत्येक 1 वर्ष, उसी तरीके से उसमें लेना है सेवा के प्रत्येक मौसम के रूप में उस फॉर्मूले को काम में लेना है। अब इससे आगे कुछ टर्म्स की बात करते हैं, कुछ की पॉइंट्स जो ग्रेच्युटी में हमें काम में आएंगे, ध्यान में रखने हैं। तो की पॉइंट में सबसे पहले आता है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 किन एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 is applicable to all the employees engaged in factories, mines, gardens, oil fields, ports, rail companies and such other business establishment where 10 and more than 10 persons are employed. In case once the gratuity payment act become applicable to any business establishment, it will continue to apply even if the number of employee has remained less than 10. तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 वैधानिक निगमों, कारखानों, खानों और बागान, गार्डन जो होते हैं बागान, तेल क्षेत्रों, पोर्ट्स, बंदरगाहों तथा रेल कंपनियों पर लागू होता है। यह अधिनियम ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। यह अधिनियम तभी लागू होगा जबकि कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति तक 10 या 10 से अधिक काम करते हों। और एक बार अगर ये अधिनियम लागू हो जाता है, तो अगर एम्प्लॉय 10 से कम भी हो जाते हैं तो भी ये एप्लीकेबल ही रहेगा, ये अधिनियम हटेगा नहीं। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 तभी अप्लाई होगा जब किसी भी कर्मचारी ने मिनिमम 5 साल की सर्विस पूरी की हो। 5 ईयर्स ऑफ सर्विस उसको पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर 5 साल से कम उसने सर्विस करी है तो ये ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यह अधिनियम तभी लागू होगा जबकि कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति तक या सेवा त्यागने तक लगातार 5 वर्षों तक काम किया हो। तो 5 ईयर्स ऑफ सर्विस वाला रूल भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अभी मैंने लास्ट अभी टेबल में जो बात करी थी, 3 सिचुएशन बताई थी। पहली सिचुएशन तो थी जहाँ पे एम्प्लॉय जो होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, लोकल अथॉरिटी वाला एम्प्लॉय होगा। सेकंड सिचुएशन थी जहाँ पे एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर होता है। और थर्ड थी जो दोनों में इंक्लूड नहीं होते, अदर एम्प्लॉयज की। तो अदर एम्प्लॉयज में मैंने बताया था कि कितना अमाउंट ग्रेच्युटी का एग्जम्पशन का कैसे निकाला जाएगा, उसमें 3 अमाउंट बताए गए थे। और लास्ट में था हमारा सैलरी लास्ट बोन इंटू 1/2 या 15/30। तो वहां पे जो सैलरी की बात कर रहे हैं, वो सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। इन थर्ड सिचुएशन ऑफ previous table, salary will be calculated on the basis of average salary for the 10 months immediately preceding the month in which employee retired। जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है उससे जस्ट पहले के 10 मंथ्स लेने हैं और उन 10 मंथ्स की सैलरी को ऐड करके उनका एवरेज निकालना है। और उस एवरेज सैलरी को हमें सैलरी लास्ट ड्रॉन की जगह काम में लेना। और सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट आए थे वो मैंने बताए थे। बेसिक सैलरी आएगा, डीए आएगा, डीए तभी आएगा वो सेवानिवृत्ति के लाभों गणना है तो उसको वेतन माना जाए। और कमीशन आएगा अगर कमीशन टर्नओवर के फिक्स परसेंटेज के बेस पे दिया जा रहा है, तभी उसको तीनों को इंक्लूड करके हमारा सैलरी का कंपोनेंट बनेगा और सैलरी ली जाएगी लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी को लिया जाएगा। और सेकंड सिचुएशन में क्या करना है, एवरेज सैलरी नहीं लेनी है, फिर लास्ट मंथ जिसमें वो रिटायर हो रहा है उस मंथ की सैलरी लेनी है सिंपली हमें। और सैलरी में भी क्या लेना है, बेसिक और डीए जो एंटायर दिया गया है वो सारा ले लेना है। एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि कई बार जो भी कर्मचारी होते हैं, अब जैसे मैंने बताया पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में फैक्ट्री, माइंस और गार्डन्स, ऑयल फील्ड, पोर्ट्स वगैरह कवर होते हैं। तो इस केस में क्या हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को क्या होता है, डेली वेजेस भी मिलती है। तो अगर डेली वेजेस किसी एम्प्लॉय को मिल रही है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन सच केसेस daily wages of the employee shall be computed on the basis of average of total wages received by him for a period of 3 months immediately preceding the retirement। रिटायरमेंट से जस्ट पहले के जो 3 महीने हैं उनमें कितनी डेली वेजेस उसको मिल रही है उसका एवरेज निकाल लिया जाएगा और उसकी सैलरी ले ली जाएगी। ठीक है,
तो वैसे तो सिंपली अगर डेली वेजेस नहीं मिल रही है, मंथली मिल रही है, तो हमें 10 मंथ का एवरेज लेना है, और अगर डेली मिल रही है तो 3 मंथ का लेना है। और ये डेली वेजेस वाला जो चीज़ है वो दोनों सिचुएशन पे अप्लाई होगी, कवर हो रहा हो पेमेंट एक्ट में, ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में, और नहीं हो रहा हो तो भी ये अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। ये ध्यान रखना है कि अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में ग्रेच्युटी का पेमेंट मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, इसमें कोई उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। मैक्सिमम एग्जम्पशन अवेल्ड अंडर दिस सेक्शन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एसएससी, लाइफ टाइम ऑफ एसएससी में उसको कितना मिलेगा, 20 लाख का मैक्सिमम एग्जम्पशन मिल सकता है, इससे ज्यादा का उसको एग्जम्पशन नहीं मिल सकता। और नेक्स्ट लास्ट आता है completed year of service include period of service under current employee as well as previous employer, सॉरी करंट एम्प्लॉयर एज वेल एज प्रीवियस एम्प्लॉयर। करंट एम्प्लॉयर और प्रीवियस एम्प्लॉयर के यहाँ से सर्विस करी है वो सारे ईयर इंक्लूड करने हैं। इफ नो ग्रेच्युटी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय एट दैट टाइम, तो भी उसको सारे जो भी इसमें करंट एम्प्लॉयर के अंडर में और प्रीवियस एम्प्लॉयर के अंडर में जो सर्विस करी है वो सारे ईयर कैलकुलेट किए जाएंगे, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो हमें ग्रेच्युटी की गणना करते समय ये सारे की पॉइंट ध्यान रखने हैं, साथ ही हमें वो फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। तो देखते हैं अपन एग्जाम्पल में क्या। एग्जाम्पल है कि सत्येंद्र हु इज एन एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि वो ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना ही वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर हो रहा है। आफ्टर ए सर्विस ऑफ 20 years and 11 months, 20 साल और 11 महीने इतनी जो सर्विस करी है, ही रिटायर फ्रॉम द कंपनी ऑन फरवरी 1 2019। ही रिसीव्ड 1,20,000 as gratuity from his employer. His salary is 8,000 per month up to June 30, 2018। तो देखना 30 जून 2018 तक उसकी कितनी थी सैलरी, 8,000 पर मंथ थी। उसके बाद में उसकी सैलरी हो गई 8,500 पर मंथ हो चुकी। देर आफ्टर बिसाइड्स ही गेट्स 750 पर मंथ एज डियरनेस अलाउंस। इसके अलावा उसको 750 पर मंथ डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, हाफ ऑफ विच, जिसका आधा इज ट्रीटेड एज सैलरी फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जो ये बताया गया हमें 750, उसका हाफ ही लिया जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन के टाइम ये बात पे ध्यान रखनी है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो हमारे कौन सी सिचुएशन आ गई, ये थर्ड सिचुएशन आ गई, इसमें ना तो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ना ही वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर हो रहा था। इस केस में हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें देखना है जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेने थे उसके अंदर साफ साफ कहा गया था जो भी फ्रैक्शन है उनको इग्नोर करना है, सिंपली इग्नोर, केवल कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही लेना है। उसने कितनी टाइम की सर्विस करी है, 20 years and 11 months। तो हमें कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हमारा कितना हो गया, इसमें लिया जाएगा केवल 20 years, 11 years को 11 months जो बताए गए हैं उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। फिर बात आती है एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है। एक्चुअल अमाउंट हमारी जो फर्स्ट लिमिट थी वो बता रखी है, एक्चुअल अमाउंट हमें मिला है 1,20,000, मैक्सिमम हमारी लिमिट थी 20 लाख। इन दोनों में तो हमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। थर्ड सिचुएशन आती है, उसमें हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था सैलरी लास्ट ड्रॉन मल्टीप्लाई बाई 15/30, इसको 1/2 भी कह सकते हैं, हाफ मंथ एवरेज सैलरी भी कह सकते हैं, और था इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हमने कितना निकाला है, 20 आ गया, और हमें लेना है, अब निकालना है सैलरी लास्ट ड्रॉन। सैलरी लास्ट ड्रॉन के लिए बताया गया था, इसमें सैलरी कंपोनेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, बेसिक और डीए। डीए तभी लेना है जब वो डीए को जब डीए ट्रीट हो रहा हो एज सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो इसमें कहा गया है इसको डीए तो कितना मिलता है, 750 पर मंथ मिलता है, लेकिन इसका हाफ ही सैलरी ट्रीट हो रहा है कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। तो 750 का हाफ डीए लिया जाएगा, और हमें लास्ट 10 मंथ की वो 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है। तो इसमें कहा गया है कि उसको 30 जून 2018 तक सैलरी कितनी मिल रही थी, 8,000 पर मंथ। तो रिटायरमेंट कब हो रहा है उसका रिटायरमेंट हो रहा है 1 फरवरी 2019 को। तो 1 फरवरी 2019 से पहले की बात करते हैं, तो लास्ट 10 मंथ्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे लास्ट 10 मंथ स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल से, अप्रैल 2018 से। तो अप्रैल मई जून, तो 3 महीने की सैलरी होगी वो तो ले ली जाएगी 8,000 पर मंथ, और उसके बाद की सैलरी उसको ली जाएगी 8,500 पर मंथ। तो 7 महीने की सैलरी ये ले ली और 3 महीने की ये, तो हमारा अमाउंट सैलरी का अमाउंट तो कितना हो गया,
83,500। अब आती है डीएनएस अलाउंस की बात। तो मैंने बताया 750 का आपको हाफ ही लेना है क्योंकि हाफ को ट्रीट किया जा रहा है एज ए सैलरी फॉर कंप्यूटेशन रिटायरमेंट बेनिफिट। तो 750 का आधा कितना होता है अपना 750 की अपन हाफ की बात करते हैं तो 750 का हाफ हो गया 375 और 375 को 10 मंथ्स का डीएनएस अलाउंस लेंगे तो हमारा हो गया 3750। तो टोटल हमारी बेसिक एवरेज सैलरी कितनी हो गई 87,250 सॉरी 87,250 हो गई हमारी 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी। तो पर मंथ एवरेज सैलरी कितनी होगी इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारी एवरेज पर मंथ सैलरी आ गई है 8725। इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे और ये फॉर्मूला था हमारे 20 इंटू 1/2 इंटू 8725 और हमारा अमाउंट आ जाएगा 87,250। अब हमें देखना सबसे कम लोवेस्ट अमाउंट कितना है। लोवेस्ट अमाउंट हमारा यही हो गया 87,250। तो इतना उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा और बाकी का अमाउंट इसका ग्रेच्युटी का टैक्सेबल हो जाएगा। एक इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है यदि इफ इट इज अज्यूम इन द अबव इलस्ट्रेशन दैट द एम्प्लॉय रिसीव ग्रेच्युटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है अंडर द ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के अंडर में तब क्या डिफरेंस आ जाएगा गिफ्टेड अमाउंट में। उस केस में क्या था उस केस में भी 3 हमें अमाउंट दिए गए थे, 2 अमाउंट तो सेम है। एक्चुअल कितनी ग्रेच्युटी मिली है 1,20,000, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमारा था सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू 15/26 और इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेट करते टाइम क्या था कंप्लीटेड ईयर तो लेना ही है, साथ ही अगर अबाउ 6 मंथ्स है ट्रैक्शन तो उसको कंप्लीट ईयर मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हो जाएगा हमारा 21 ईयर्स। और साथ ही अब सैलरी लास्ट ड्रॉन की बात करते हैं तो सैलरी आएगी लास्ट मंथ की जिसमें वो रिटायर हो रहा है और सैलरी में क्या लेना है बेसिक और एंटायर डीए। टोटल डीए जो उसका हो रहा है वो ले लेना है। तो हमारी बेसिक सैलरी कितनी थी 8500 बताई गई जब उसका रिटायरमेंट था। पर मंथ सैलरी थी 8500 और हमारा डीए 750। तो ये हो गया 9250। अब हमारे फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। इसने कहा था 15/26 लेना है तो इसका मतलब हो गया हमें पर डे सैलरी निकालनी पड़ेगी तो पर डे और 26 मानना है इसको। तो हमारी इसको वैसे फॉर्मूले में पुट करते हैं तो वैल्यू हम लिख सकते हैं 15 इंटू 26 सॉरी 15 डेज की सैलरी लेनी है 15/26 और सैलरी लेनी थी हमें तो इसको ये भी कर सकते हैं 9250 इंटू 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने हो गए 21। तो हमारे हो गए 9250 इंटू 15/26 और मल्टीप्लाई करना है 21 से तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 112067। ये हमारा अमाउंट आ गया है। तो इस तीनों अमाउंट में देखना सबसे लोअर अमाउंट कौन सा है। लोअर अमाउंट हमारा यही है और इस इतने अमाउंट का उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ये हमने दोनों सिचुएशन की बात कर ली है। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसमें वैसे ही बताया गया अगर रिटायरमेंट के टाइम उसको अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम उसको ग्रेच्युटी मिलती है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगी। अब इससे आगे के टॉपिक की बात जो पेंशन वगैरह की डिस्कशन है हम आप नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।